दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या न आने के लिए की अपील, खास लोगों के लिए यह दिन है तय। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का धूमधाम से मनाया गया जन्मोत्सव, खुद में भी देखा गया अभूतपूर्व उत्साह। और लीजिए, अब पुलिसकर्मी ने किया महिला के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म, सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज। पुरानी पेंशन मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने किया क्रमिक अनशन, हड़ताल की दी चेतावनी। अदालत में वकील के साथ हुई मारपीट, गुस्साए वकीलों ने दिया ज्ञापन। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 22 जनवरी को अयोध्या में न आने की अपील की है। उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना है,
हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए वो खुद अयोध्या आए, लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। इसलिए सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए और अयोध्या आने का मन 22 जनवरी को ना बनाए। मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में सवेरे से सेवा कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। इस दौरान वासुदेव देवनानी ने प्रातःकाल गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाया और दयानंद आश्रम जाकर अनाथ बच्चों के साथ अल्पाहार कर हवन और यज्ञ किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी देकर बताया कि दयानंद आश्रम में जितने भी अनाथ बच्चे हैं, आज उनको एक एक गणवेश देने की घोषणा की गई है। वहीं नारेली स्थित गौशाला और समस्त ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके वह अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि अस्पताल निरीक्षण के बाद उन्हें कुछ चीजों का अभाव देखने को मिला, जिसके चलते आज उन्होंने अस्पताल को 11 स्ट्रेचर ट्रॉली भेंट की है। आज सवेरे से, वैसे तो कल दोपहर से ही लगातार सेवा के कार्यों का श्री गणेश हुआ है। मैं इसको सेवा, आध्यात्म और सादगी से मनाने की परंपरा मेरी रही है। उसके तहत आज सवेरे प्रातःकाल गौशाला में चारा और गुड़ खिला के गायों से शुरुआत की और उसके बाद जो दयानंद बाल सदन, जो अपने जहाँ पे अनाथ बच्चे पढ़ाई करते हैं, रहते हैं, उनके साथ हवन और यज्ञ और साथ में उनके साथ अल्पाहार करके मैंने वो किया। और मैंने घोषणा की क्योंकि कुछ समय से उनका कोई दान नहीं मिल रहा है, तो उन 100 बच्चों में जितने भी वहाँ हैं उनको अपनी ओर से एक गणवेश देने का मैंने वहाँ पे घोषणा की है, जो बहुत जल्दी उनको मिल जाएगी। 50 जैन समाज के 2-3 कार्यक्रमों में गया, अभी नारेली में गौशाला और सबसे आशीर्वाद जैन मुनियों से लेकर के अब यहाँ अस्पताल आया हूँ। और यहाँ पर मैंने पिछली बार जब आया था, मुझे लगा कि यहाँ पे स्ट्रेचर्स की कमी है, कोई पेशेंट परेशान थे कि आने वालों की संख्या का यहाँ पता नहीं लगता कि कब कितनी संख्या आ जाए। इसलिए आज मैंने 11 जो है ट्रॉली यहाँ हॉस्पिटल को भेंट की है, इस आशा से की है कि पेशेंट के काम आए और यहाँ पे पेशेंट की अच्छी सेवा कर सके। मैंने प्रिंसिपल साहब, सुप्रिटेंडेंट से भी आग्रह किया है कि यहाँ पे लोगों का अच्छी तरह उनको सुविधाएं मिले, सेवाएं मिले, तो उसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं। उसमें और भी कोई कमी हो तो आप बताएं, हम मिल करके इसको ठीक करेंगे। और इसके बाद भी लगातार आज कार्यक्रम है, कहीं युवा मोर्चे का है, कहीं महिला मोर्चे का है, सुकन्या का भी आज कार्यक्रम है, जिसमें 11 बच्चियों को और 75 राम मंदिर
की मूर्तियां भी भेंट की जाएंगी। इस प्रकार कई रात तक कार्यक्रम है और शाम को सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके बाद सारे कार्यकर्ताओं के लिए ये भोजन प्रसाद का कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ अभी मेरे पास लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मेरे मंत्री, विधायक सबका मेरे को शुभकामनाएं लगातार मिल रही हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकास राज जी का भी फोन आया, उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन में अधिकारी लोग हैं उन सबका भी मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह आज देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि यह इनका मेरे प्रति प्यार, स्नेह और आत्मीयता है और जिनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे पहुँचा। ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपको यह सरकार से जो आप लोगों की अपेक्षा है कि अच्छी सरकार हो और साथ में गरीबों की सेवा हो और चिकित्सा और बाकी सुविधाओं में निश्चित रूप से कोई नए आयाम सरकार स्थापित करने जा रही है। इसी कड़ी में सुकन्या योजना के तहत 11 कन्याओं को पोस्ट ऑफिस खातों की पासबुक भी भेंट की गई। साथ ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वासुदेव देवनानी का मावे का केक कटवाकर और तलवार भेंट कर देवनानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अजमेर में एक महिला से पुलिसकर्मी द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, जिसमें महिला ने कांस्टेबल पर डरा धमकाकर दुष्कर्म करने और उसके परिवार के लोगों को चोरी का मुकदमा दर्ज कर गुंडों से मरवाने की धमकी देने का आरोप लगाया। सिविल लाइन थाना पुलिस की जानकारी के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी 2016 में शादी हुई थी। कुछ समय बाद उसके पति से उसका विवाद ज्यादा बढ़ने लगा, जिसके चलते वह उसको तलाक देना चाहती थी। इसी दौरान कुछ समय पूर्व कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मी हिम्मत से उसकी मुलाकात हुई थी और पुलिसकर्मी ने बातचीत करने के लिए पीड़िता का मोबाइल नंबर मांगा था, जिसके बाद वह लगातार उससे फोन पर बात करता था, लेकिन पीड़िता उससे बात करने के लिए राजी नहीं थी। इस दौरान पुलिसकर्मी अपना पुलिस का रौब दिखाते हुए उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता था और जब वह इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात करती तो उसको डरा धमकाकर चुप करवा दिया जाता था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और पीड़िता के मेडिकल टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान किया जाएगा। देखिए, एक महिला ने शिकायत दी है कि हिम्मत तौसीक व्यक्ति नाम के व्यक्ति ने मेरे साथ रेप किया, मेरे को रखा और बेला फुसला के ले गया। उसके आधार पे सिविल लाइन थाने में अभियोग दर्ज हुआ है हिम्मत तौसीक जो पुलिस में कांस्टेबल है उसके विरुद्ध। ये भी मुकदमा परसों दर्ज हुआ था और महिला ने अभी तक भी मेडिकल नहीं करवाया है और हमारे थानाधिकारी अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह जी द्वारा आज भी उससे संपर्क किया गया और कल भी किया गया था, लेकिन अभी तक वो मेडिकल के लिए उपस्थित नहीं आई है। ऐसी सूरत में अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान से जैसी भी परिस्थिति निकलेगी वैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौन सी कानूनी? इसका 323, 342, 363, 376(2)N और 120B में इसका अभियोग दर्ज किया गया। पुरानी पेंशन मांग को लेकर सभी रेलवे कर्मचारियों ने आज रेलवे स्टेशन पर कार्मिक अनशन किया। वहीं अनशन पर बैठे सभी रेल कर्मचारियों ने आगामी रणनीति की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की है और सरकार से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। संयुक्त मोर्चा के मंडल मंत्री ने जानकारी देकर बताया कि पिछले 1 साल से रेलवे कर्मचारियों द्वारा हर महीने की 21 तारीख को देश भर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि अगर सरकार अब भी उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो सभी कर्मचारियों द्वारा एक निश्चित हड़ताल शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि साल 2023 के बाद सभी कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं और पेंशन की गारंटी पाने के लिए वह किसी भी स्तर तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। से आप सबको विदित है, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर सभी श्रमिक संगठनों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक सिंगल एजेंडा, एकमात्र एजेंडा रिस्टोरेशन ऑफ ओपीएस, पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक संयुक्त मंच बनाया, जिसके तहत वर्ष 2023 को एक संघर्ष के वर्ष के तौर पर चुना गया और जनवरी 2023 से प्रत्येक माह में हम इस तरह से शाखा स्तर पर, मंडल स्तर पर, स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर हर तरह से आंदोलन करके भारत सरकार को चेताने के लिए कोशिश किया है। नवंबर 2022 में अगर आखिरी हथियार के तौर पर हड़ताल के लिए भी स्ट्राइक बैलेटिंग भी ले चुका है। अब जनवरी 2024 में भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 8 तारीख से 11 तारीख तक 4 दिन का क्रमिक अनशन का आयोजन किया गया, जो आज की अंतिम दिन है। इसमें जिस तादाद में कर्मचारियों ने इस आंदोलन से सम्मिलित हुआ, कर्मचारियों का भावना भारत सरकार को भी अवगत होना चाहिए, उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए। हम चाहते हैं सुचारू रूप से, शांति से हमारा बातें माने, अन्यथा उग्र चेतावनी के साथ, क्योंकि हमने हड़ताल का बैलेटिंग ले चुका है,
अन्य उग्र कदमों में जाने के लिए श्रमिक संगठन मजबूर होंगे। अजमेर में पूर्व में कोर्ट रूम के अंदर रेलवे के वकील संजीव आनंदकर पर विपक्षी पक्षकार के परिजनों द्वारा हमला करने की घटना सामने आई थी। ऐसा ही एक वाकया आज फिर सामने आया है, जिसमें एडवोकेट ऋषिराज सिंह के ऊपर विपक्षी पक्षकारों ने हमला कर दिया। एडवोकेट ऋषिराज सिंह ने घटना की जानकारी देकर बताया कि आज लगभग 1:30 बजे किशनलाल बनाम शारदा केस में न्यायालय में सुनवाई के लिए भगवान सिंह को बुलाया गया था, जिसमें किशनलाल और बंसीलाल की गवाही पूर्व में ही हो चुकी थी। इसी दौरान न्यायालय JM4 के बाहर खड़े अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा से इन 3 व्यक्तियों द्वारा गाली गलौज की गई और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मारपीट करते हुए जानलेवा हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। इसी को लेकर वहां मौजूद सभी अधिवक्ताओं ने विरोध जताते हुए जिला पुलिस अधीक्षक से उन व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की अपील की है। देखिए, आज सेशन कोर्ट में जिस प्रकार सीनियर अधिवक्ता के ऊपर किसी जो आपराधिक तत्व के व्यक्ति था उसने कोई बयान देने पाया और उसके बाद उन्होंने उस पर हमला कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं उनको चोटें आई। इसी को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार के साथ समस्त लोग आगे थाने पर आज मुकदमा दर्ज की कार्रवाई दी है और आगे मेडिकल का काम हो रहा है। हम तो पूरे सरकार और समाज से यही एक मांग करते हैं कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, अब तो दो तरफा सरकार आ गई, दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है, तो तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए ताकि वकील समुदाय जो है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि वकील, आप देखिए कि जब बार के अंदर जो भी लोग आते हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और सबसे बड़े बड़े केस जो देखिए डिस्ट्रिक्ट बार पूरा अजमेर यहीं पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे जो वकील जो है जो पैरवी करता है किसी की परिवादी की, तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। तो इसी को लेकर और दूसरा डिस्ट्रिक्ट बार के द्वारा ये मांग भी की गई है सरकार से कि पुलिस चौकी का एक वहाँ पर तय की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज दिनांक को JM4 के सामने किशनलाल शारदा का मुकदमा था, जिसके अंदर बंसीलाल, किशनलाल, भगवान सिंह, किशनलाल का पुत्र कृष्ण कुमार, ये सब आए हुए थे। जबकि एक्चुअल में उसमें गवाही सिर्फ भगवान सिंह की थी, इन सब का कोई काम नहीं था। बंसीलाल की पहले गवाही हो चुकी है उसके अंदर। अब इन्होंने आते ही मेरे साथ में मेरा जूनियर है सुरेंद्र शर्मा, उसको आते ही गाली गलौज कर दी। जब मैंने कहा भैया गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा साहब मुकदमे में पैरवी मत करो वरना तुमको भी मारेंगे पकड़ के। मैंने इसका अपोज किया तो सबने मिलकर को मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। उससे मेरी चोटें लगी, हाथ में लगी है, वो तो बीच बचाव करवा लिया, नहीं तो मार ही लेते। आज हाथ पे लात मुँह से, ये देखो ये लगी है, ये पूरा सूज रहा है, यहाँ पर कमर में दर्द है। मुकदमा प्रॉपर्टी का है। एक्चुअल में क्या है, जो शारदा देवी है उसकी प्रॉपर्टी पे ये लोग अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं, किशनलाल वगैरह फर्जी रजिस्ट्री से। अब उसके अंदर इनकी गवाही हो चुकी है, उनको लग रहा होगा इसके अंदर के साथ उनके हाथ से कुछ निकल रहा है, तभी उन्होंने मना किया कि साहब पैरवी नहीं करनी है आपको, वरना तो कोई क्यों मना करेगा। आज ऋषिराज जी चौधरी हमारे अधिवक्ता है, वो न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4 के वहाँ किसी अपने पक्षकार के साथ खड़े थे, तो वहाँ एक सिविल केस चल रहा था, उसमें कोई पक्षकार है जिनसे सुरेंद्र नाम के अधिवक्ता के साथ कोई माथाफोड़ी या बदतमीजी कर रहा था वो पक्षकार, तो इन्होंने मना किया, तो इनके साथ भी जो है लड़ाई झगड़ा उसने शुरू कर दिया। तो ऋषिराज जी ने बार को प्रार्थना पत्र दिया है, हम लोग सभी थाने पे आए हैं और थाने पे मेडिकल हो रहा है उनका, और मेडिकल के साथ साथ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश कर दिए हैं। अब मेडिकल होने के बाद हम इस मुद्दे पे जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हम काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत हैं और मांग कर रहे हैं। अब प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है, यहाँ से एक्ट पास होके भी गया हुआ है, तो इस एक्ट को पास कराने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे ताकि इस तरीके की घटना आए दिन जो न्यायालय परिसर में होते हैं नहीं हो। और न्यायालय परिसर में जो लोग बाग आते हैं अपराधी किस्म के लोग होते हैं, तो उनकी एक परमानेंट पुलिस चौकी न्यायालय परिसर में हो ताकि ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करे और उस पर निगाहदाश्ती रखे, ताकि ऐसे न्यूसेंस न्यायालय परिसर में हो नहीं। आज वकील के साथ हुआ, कल न्यायिक अधिकारी के साथ भी हो सकता है। ये अपराध की घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। अपराधियों की कोई जात पात नहीं होती है, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी किसी भी वक्त अपना जो है रोल बता सकता है, इसलिए आवश्यक है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
नई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आदर्श नगर थाना स्थित माकूपुरा बाईपास पर बने कैफे में अज्ञात कारणों के चलते देर रात आग लगने की घटना सामने आई। बड़ी मशक्कत के बाद कैफे मालिक सहित अन्य लोगों ने आग पर काबू पाया। कैफे मालिक सूरजमल ने जानकारी देकर बताया कि रात को करीब 1 बजे के आसपास उनको दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी। इस दौरान वह तुरंत प्रभाव से घटनास्थल पहुंचे, जहां पर सब तरफ धुआं दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने कैफे का शटर खोला तो आग की लपटें देखने को मिली। मालिक ने आशंका जताते हुए बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है। रात को करीब 1-1:30 बजे की बात है। रात को मेरे को फोन आया कि आपकी दुकान में धुआं उठ रहा है, तो हम तुरंत प्रभाव से भाग के आए। यहाँ पे आके देखा तो धुआं हो रहा था। जैसे शटर खोला तो अंदर आग लगी हुई थी, तो हमने 4-5 जनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से इसको बुझाया। आग लगने का कोई कारण ऐसा दिख नहीं रहा है। हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से हो, बाकी ऐसे कारण का कोई पता नहीं लग पा। इसमें लगभग करीब 4 से 5 लाख रुपए का करीब नुकसान हो गया। ये सर कैफे रेस्टोरेंट है, जिसके अंदर टीवी, फ्रिज और बाकी फर्नीचर वगैरह और काउंटर वगैरह थे, ये सारे जल गए। इसमें 4 सीलिंग वगैरह में पूरी में आग लग गई, वो पूरी जल गई। किस जगह स्थित है ये पर्वतपुरा बाईपास अजमेर। लगभग कितने रुपए का नुकसान हो गया? ये लगभग करीब 5 लाख रुपए करीब नुकसान हो गया। कितने बजे घटना है रात की? ये रात को करीब 1 से 1:30 बजे की घटना है। किसने सूचना दिया आपको? ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो रात को खुला रहता है, तो उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि आपकी दुकान में धुआं उठ रहा है। तो फिर हम भाग के आए। यहाँ पर आए जब सर धुआं हो रहा था। हाँ सर, बुझाने का पूरा प्रयास किया हमने मिलके, पानी से बुझाया। अजमेर के LIC कॉलोनी के बाहर कॉर्नर पर स्थित डेयरी बूथ के पीछे तेज रफ्तार बेकाबू कार मकान के बाहर बने रैंप से टकराने के बाद पलट गई। गनीमत रही कि बेकाबू कार की चपेट में कोई राहगीर या वाहन नहीं आया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह डिवाइडर से टकराकर डेयरी बूथ में जा घुसी, जिससे कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार रात 12:15 बजे तेज रफ्तार से आ रही कार गेटवेल हॉस्पिटल के सामने असंतुलित हो गई। तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर खड़े ठेले से टकराने के बाद रैंप से टकराई और पलट गई। कार में सवार 2 युवक व युवती को सुरक्षित निकाल लिया गया। पीछे आ रहे अन्य कार सवारों ने 2 युवक और 1 युवती को कार से सुरक्षित निकाला। कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये वैशाली नगर मानसिंह होटल के सामने है जी। क्या हुआ था? यहाँ पे पता नहीं रात को है ना, गाड़ी पता नहीं कह रहे कि शराब पी रखा था और यहाँ पे पीछे से मतलब पलटी हो गई गाड़ी। मेरे थोड़ा नुकसान हुआ, दीवार टूटी है और वो एक ठेला टूट गया। अब मैं तो बाद में आया था, मेरे को फ़ोन करा था, मैं तो बाद में आया था। वो जो निकाले थे वो कह रहे थे शराब पी रखी थी। लगभग कितने बजे की घटना है? ये 12 बजे की है। देर रात। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी तो ये पता नहीं, सुजुकी, मारुति सुजुकी। हाँ, ये हमारी दुकान बड़े भाई साहब की। आगामी 812वें उर्स को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस कप्तान अपनी टीम के साथ दरगाह स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं दरगाह कमेटी और SP चुनाराम जाट सहित जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने जायरीनों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरगाह के अंदर जो अतिक्रमण था उसको काफी हद तक तो क्लियर हो चुका है। जो अभी फिलहाल अतिक्रमण बचा हुआ है उसमें कार्रवाई करने के लिए दरगाह कमेटी को कह दिया गया है। साथ ही जो आसपास की गलियां हैं उसका भी निरीक्षण किया गया और जहां पर भी थोड़ा सा अवरोध है उसको क्लियर करा करके और वहां जो अस्थायी दुकानें हैं उनको हटाने के लिए निर्देशन कर दिया। जो दरगाह के अंदर अभी मैंने और कलेक्टर मैडम ने और हमारी पूरी टीम ने विजिट किया है, और जो पिछले बार दरगाह के अंदर जो हमारे सुरक्षा के इंतजाम थे उससे इस बार और बेहतर होंगे। और जो दरगाह के जो चारों तरफ की जो गलियां हैं और जो दरगाह बाजार की जो मेन गली है उसके अंदर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। और इस बार हम बैरियर और जो मचान है उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जो VIP की चादर है और अन्य जो VIP मूवमेंट है उसको लेकर के भी हमारी विशेष तैयारियाँ हैं। देखिए 13 जनवरी से पहली रजब लग जाएगी। पहली रजब से 9 रजब तक हुजूर गरीबनाथ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भरा जाता है। यह 812वां उर्स है। यहाँ सब अमन, शांति, खुशहाली है। ज़ायरीन ख्वाजा को हम खुश आमदीद कहते हैं। 811 साल से हमारे बुजुर्ग उर्स मनाते आ रहे हैं और ये 812 साल है। तमाम साल के 365 दिन 24/7 हम ही आसान अक़दस की खिदमत अंजाम देते हैं। ज़ायरीन को, ज़ाहिर को ज़ियारत हम ही कराते हैं, चाहे उलमा हो, मशाइख हो, अवाम और ख़वास हो या आम हो या सलातीन वक्त हो। आइए बारगाह हुजूर गरीबनाथ में अल्लाह ताला गरीबनाथ के सदक़े, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, अहले बैत अतार के सदक़े, करबला वालों के सदक़े, खुलफ़ाए राशिदीन के सदक़े आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाएँ। दुनिया में अमन व अमान हो, आलम इंसानियत, आलम इस्लाम पे अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमाए
और सब परेशानी अल्लाह दूर फरमाए। अजमेर के पंचमुखी महादेव मंदिर में चल रही शिव महापुराण कथा का आज 8वां अध्याय आरंभ किया गया, जिसमें शिव विवाह की संपूर्ण जानकारी दी गई। इसी उपलक्ष्य में आज भक्तगणों ने भगवान शिव और मां पार्वती की मनमोहक झांकियों के साथ पंचमुखी महादेव मंदिर से शिव बारात निकाली। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ शहर के मुख्य मार्गों से निकलने वाली इस यात्रा का भरपूर आनंद लिया। आपको बता दें कि 4 धानों की बावड़ी में चलने वाली इस कथा का कल पूजा पाठ के साथ समापन किया जाएगा। ये मंदिर 4 धानों की बावड़ी शिव मंदिर पर है। यहाँ तथा रोज 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बोली जाती है और ये भी जी महाराज हमारे तथा कर रहे हैं। इसे 8वां दिन है आज और कल 9वां दिन है और कल समापन है। आज बारात सारे शिव जी की बारात 4 धानों की बावड़ी से लेकर शिव मंदिर से राजा रोटी स्कूल तेजाजी देवली होते हुए वापस मंदिर पर जाएगी। ये पंचमुखी महादेव 4 धानों की बावड़ी का मंदिर है और ये शिव महापुराण चल रही है। ये वीरभद्र जी महाराज कर रहे हैं। आज शिव पुराण का 8वां दिन है। 8वें दिन के अवसर पर आज शिव विवाह का महोत्सव बनाएंगे, जिसमें शिव बारात का आयोजन किया गया है। ये बारात पंचमुखी महादेव मंदिर से होकर राजाकोटी होते हुए गुलाबबाड़ी त्यागी देवली होती हुई वापस पंचमुखी महादेव पहुंचेगी। इसमें एक बहुत सुंदर झांकी सजाई गई है। शिव पार्वती बने हैं और अघोरी शिव तांडव सब रखा गया है। ये शिव पुराण का 8वां दिन है और कल समापन होगा। ये पंचमुखी महादेव से लेके 4 धानी बावड़ी से लेके गुलाबबाड़ी राजाकोटी स्कूल त्यागी देवली होती हुई वापस पंचमुखी महादेव पहुंचेगी। हर साल होती है। ये हर साल शिव महापुराण होती है। इसका समापन आज 8वां दिन है, कल 9वां दिन पे समापन हो जाएगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में बीती रात एक व्यापारी पर पत्थर से हमला कर लूट की वारदात सामने आई है। इस घटना के बाद व्यापारी के सर में लगभग 7 से 8 टाके आए हैं। घायल व्यापारी ने बताया कि उसकी स्टेशन रोड स्थित मुख्य सड़क पर मोबाइल की दुकान है। बुधवार रात 8 से 9 बजे के बीच के आसपास सारी दुकानें बंद हो गई थी और वह खुद भी दुकान को मंगल कर घर जा रहा था। इस बीच एक नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचा और उसकी दुकान में घुस गया। दुकान में घुसने के बाद उसने रुपयों की डिमांड की, मना किया तो पत्थर से हमला कर दिया। व्यापारी ने बताया कि बदमाश ने 4 से 5 बार पत्थर से हमला किया और गले से हजारों रुपए नकदी लेकर फरार हो गया। इस घटना के बाद व्यापारी जेएलएन हॉस्पिटल पहुंचा और इलाज करवाया। आज व्यापारी ने इसकी शिकायत क्लॉक टावर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक ही इंसान था और उसने अपने आप को पूरा ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। अंदर आते ही उसने मुझसे पैसे की डिमांड करी। जब तक मैं समझ पाता मुझे ये भी लगा कि शायद कोई मिलने वाला हो, मजाक कर रहा हो, मस्ती कर रहा हो, लेकिन मैंने जब उसको बोला कि आप थोड़ा बाहर आ जाइए तो इतने में तो उसने जो पीछे हाथ पे पत्थर छुपा रखा था उससे वार करना चालू कर दिया। 2-3 वार करके और मुझे कुर्सी से नीचे गिरा दिया। उसके बाद मैं समझ गया कि ये कोई लुटेरा बदमाश टाइप का है। अपने आप को बचाने के हिसाब से मैंने उसको इशारा कर दिया, गल्ला सामने है। उसने गल्ला खोला, पैसे निकाले और फरार हो गया। दुकानें क्या बंद थी क्या आसपास? सभी दुकानें, सामने की पूरी लाइन बंद थी, पास में एक दुकान बंद, इधर दुकान बंद। अरे कोई थे और रैकी करके आया था पूरे प्लान के साथ में कि बंदा अकेला है और सुनसान है और मुझे भागने के लिए पूरा मौका मिल जाएगा, वो उसी हिसाब से। क्या कहते हैं, प्रशासन की कमी है। उनको सोचना चाहिए कि थाने के पास में ही है, गश्त वगैरह का कुछ हो, लाइटें हो। नगर निगम को इतना हम कंप्लेंट कर चुके हैं, लाइटें लगवाओ। नेशनल हाईवे रोड है ये, यहाँ लाइटों तक की व्यवस्था नहीं। कल रात को सर हम गए थे, लेकिन उन्होंने कहा पहले आप अपना इलाज कराइए। तो वहाँ से आते वक्त हमें 11 बज गई थी, 11:15, तो मुझे दर्द भी हो रहा था यहाँ पे। तो मुझे हाँ अभी जा रहे हैं। कितने टाके आए? 7-8 टाके आए, सारे बंद हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच के दौरान बरती जा रही सतर्कता से वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 में मूल अभ्यर्थी के स्थान पर डमी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा देने का मामला सामने आया है। आयोग द्वारा मूल व डमी अभ्यर्थी के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। आयोग के रिकॉर्ड की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त परीक्षा में मूल अभ्यर्थी ओम प्रकाश के स्थान पर भेराराम निवासी करावड़ी तहसील एवं जिला सांचौर द्वारा यह दोनों परीक्षाएं दी गई थी। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति पत्र पर मूल अभ्यर्थी ओम प्रकाश ने प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर अन्य व्यक्ति भेराराम की फोटो चस्पा कर भेराराम से परीक्षा दिलवाई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखो, फर्जी अभ्यर्थी के बारे में ऐसा है कि आरपीएससी में सचिव लगे रामनिवासी मेहता, उसके तादार उन्होंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद बड़ी स्क्रूटनी शुरू करवाई, फॉर्म की स्क्रूटनी शुरू करवाई और उन्होंने उसकी कार्रवाइयाँ शुरू करवाई। उसके तहत में एक जिनका कागजों का और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया, उसके आधार पे उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की परीक्षा का एक स्क्रूटनी कराई। उसमें ये पता चला कि कोई ओम प्रकाश है सांचौर का, उसकी जगह एक पेपर में भेराराम सुजाराम बिश्नोई, ये भी सांचौर का रहने वाला है, करावड़ी गांव का, ये बैठा था। कल इसको बुलाया गया था और इसके आधार पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्योंकि परीक्षा अधिनियम के नए कानून के तहत अभियोग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका अनुसंधान श्री राजेश जी मीणा, जो हमारे यहीं पे लगे हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उनके द्वारा किया जाता है। अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित द्वारा आज पुष्कर में उपखंड स्तर पर जन सुनवाई की गई, जिसमें कई लोगों द्वारा रेवेन्यू, नगर पालिका व अन्य शिकायतें दर्ज करवाई गई। इन सब में मुख्य रूप से नगर पालिका की साफ सफाई व सीवरेज की सफाई पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि सभी शिकायत से संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और सभी शिकायतों पर कार्रवाई कर जल्द से जल्द समाधान करने के आदेश दे दिए गए हैं। पुष्कर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई थी। इसमें कई सारे लोगों ने अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कराई। मुख्य रूप से जो शिकायतें थी वो नगर पालिका की साफ़ सफाई की व्यवस्था और सीवरेज से रिलेटेड थी। तो उसमें संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वो सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करें और सीवरेज के लिए
जो नई प्रोजेक्ट्स प्लान करने हैं उनका तुरंत प्रभाव से प्लानिंग करके और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज करके उन प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन शुरू करवाएं। साथ ही साथ कुछ रेवेन्यू रिलेटेड शिकायतें थीं, कुछ पीएचडी से रिलेटेड थी, तो सभी विभाग के अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो उन शिकायतों को डिटेल में देखें और उसका जल्द से जल्द समाधान करके अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट जिला मुख्यालय। हमारे वहाँ पे 10-15 सालों से ना तो सीवेज लाइन की प्रॉपर सुविधा है, ना नालियों की है, ना सड़कों की है, ना ही वहाँ पे कचरा का कोई निपटारा है। हम इतने सालों से परेशान हो रहे हैं। सबने कच्ची कुइयाँ बना रखी है जिसके आए दिन हादसे होते रहते हैं। सफ़ेद कुइयाँ धंसती रहती है, वापस उसमें पैसे लगते रहते हैं। सब आम आदमी है, थोड़े बहुत पैसे कमाने वाले हैं। 10-12 हज़ार एक बार ही लग जाता है। हर 3-4 महीने में ही होता रहता है प्रोसेस। तो इस कारण हम यहाँ पे जिला कलेक्टर के पास आए और हमारी समस्या बताई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर ही हमारी जो भी समस्या है उसका निपटारा। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदया जन सुनवाई करने के लिए स्वयं पुष्कर उपखंड कार्यालय पर पधारी हैं। तो हमने आज पुष्कर सरोवर की पवित्रता और अस्तित्व से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में उनको 2 अलग अलग पत्र देके उनका ध्यान आकर्षित किया है। मुख्य रूप से जो पुष्कर सरोवर में बरसाती पानी जो आता है उसके डूब क्षेत्र और केसमेंट एरिया में प्रशासन और राजस्व विभाग की और नगरपालिका की मिलीभगती से जो अवैध निर्माण हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी निरंतर हो रहे हैं, उससे एक गंभीर समस्या पुष्कर सरोवर के अस्तित्व को लेकर हो रही है कि वहाँ जो भी निर्माण रिसोर्ट, होटल, आवासीय कॉलोनियाँ कट रही है उसका सारा गंदा पानी बहकर सरोवर में आएगा और ये मतलब बड़ी भयंकर समस्या पुष्कर सरोवर के अस्तित्व के नुकसान के लिए हो रही है। दूसरी, हमने ये जो पुष्कर सरोवर में जो गंदा पानी सीवरेज का जाता है उसकी जो 12 करोड़ की योजना एडीए के द्वारा चलाई जा रही है उसमें जो जमीनी तकनीकी खामियां हैं उसकी तरफ हमने उनका ध्यान आकर्षित कराया कि जो बरसाती नाला बनाया जा रहा है स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का, वो रंगजी मंदिर से लेके पुराने सावित्री मार्ग संप तक बनाया जा रहा है, जबकि पहले छोटी बस्ती का पानी सारा पूरनखंड की तरफ जाता था, उस पानी को भी उधर लाया जा रहा है। जबकि हमने निवेदन किया कि भाई इसको पंप से रखने से कोई फायदा नहीं है, स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर को इसको ग्रेविटी से बाहर निकाला जाए, ढलान के साथ ही बरसाती पानी बाहर जाएगा तब इसकी कोई उपयोगिता है, वरना ये भविष्य में जाकर यदि पंप पे रखा जाता है तो ये इतनी घातक और दुष्परिणाम देने वाली योजना साबित होगी कि जो आज समस्या है वो बहुत बड़े विकराल रूप में सामने आएगी। तो हम इन दोनों विषयों पे आज कलेक्टर महोदय को ये सारी जानकारी दी है। कलेक्टर महोदय ने हाथों हाथ उपखंड अधिकारी जी को और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये जो केचमेंट और डूब क्षेत्र में जो निर्माण हो रहे हैं उन पर तुरंत नियमानुसार कार्रवाई करें। दूसरा, जो सीवरेज के संबंध में जो तकनीकी खामियां हैं उन अधिकारियों को भी एक मीटिंग बुला के और पुष्कर के स्टेक होल्डरों को जो इसकी ज़मीनी समस्याओं को समझते हैं उनसे चर्चा करके अभी निर्माणाधीन योजना में ही जो संशोधित सुधार किए जा सकते हैं और इसको ग्रेविटी से बाहर निकालने के निर्देश माननीय जिला कलेक्टर महोदया ने निर्देशित किया है। अजमेर के ख्वाजा मॉडल स्कूल के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को लेकर किए जाने वाले धरने प्रदर्शन के संदर्भ में आज सभी शिक्षकों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सैयद मकसूद अहमद ने बताया कि ख्वाजा मॉडल स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों द्वारा वेतन विसंगतियों से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए समय समय पर जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, सीबीएसई और स्कूल के मुख्य अधिकारी नाजिम और दरगाह ऑफिस को लिखित रूप से अपनी समस्याएं पहुंचाई गई, लेकिन आज तक इन शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे शिक्षक एवं कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। इसके चलते सभी शिक्षकगण एवं कर्मचारी गण द्वारा ख्वाजा मॉडल स्कूल के मुख्यालय दरगाह ऑफिस पर कल विरोध स्वरूप धरना दिया जाएगा, जिसके संदर्भ में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे वेतन विसंगतियाँ ख्वाजा मॉडल स्कूल जिसमें कार्यरत शिक्षकगण जो कार्यरत हैं उनकी वेतन विसंगतियाँ 2023 से चली हुई आ रही है। जो 2023 के अंदर जनवरी माह से हमारा जो डीए लगता है राज्य सरकार नियमानुसार वो नहीं मिला, इंक्रीमेंट अप्रैल में लगता है वो नहीं मिला। तो इसके लिए हमने समय समय पर कलेक्टर महोदय को, नाजिम महोदय को, स्कूल प्रशासन को, सबको हमने लेटर दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार सभी शिक्षकों का रोष व्याप्त है। इसको लेकर के हम ये राय लिया है सब शिक्षक गणों ने कि आप एक लिखित रूप से थाना अधिकारी, एएसपी साहब, कलेक्टर महोदय इनको एक धरने की सूचना 1 डे बिफोर दिया जाए नियमानुसार, वो सूचना देने के लिए हम कलेक्टर महोदय। वेतन हमारा कोरोना काल का पैसा रुका हुआ है पूरा का पूरा, जिसमें पास है, लेकिन जब तक अभी तक अधिकारी लोग दबाए बैठे हुए भाई 40 लगभग 40 के आसपास कर्मचारी। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।